हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी में 5 सबसे पूछे जाने वाले सवाल को। ये 5 सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये 5 सब्जेक्टिव सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से पहले से याद है तो एक बार रिवाइज के तौर पर भी एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बहादुर, ये आपका बहादुर कहानी से है कि शीर्षक कहानी जो कि छोटा मुँह बड़ी बात, ये लाइन आपको देखने को मिलेगा। छोटा मुंह और बड़ी बात कहानी जो है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी का विवरण देना है, ठीक है। बहादुर का विवरण देना है, परिचय देना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में हिंदी के शतक कथाकार अमरकांत द्वारा लिखा गया। देखिए बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमरकांत द्वारा लिखा गया है। बहादुर एक क्या था, तो बहादुर एक गरीब नेपाली लड़का था। वह लेखक के यहाँ नौकर के रूप में लाया गया था। और यह भी आपसे पूछेगा कि बहादुर जो आया था वो किस रूप में आया था, तो नौकर के रूप में आया था। और कैसा था बहादुर, तो एक हंसमुख और मेहनती लड़का था, ठीक है। बहादुर गरीब था लेकिन ईमानदार व नौकर था, ठीक है। ईमानदार नौकर था लेकिन कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमान था। कर्तव्यनिष्ठ मतलब होता है कि जो उसको काम मिलता था उस काम को पूरा करता था बिना कोई बहाना बनाए। ओके, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर कहता है कि बहादुर सामाजिक और आर्थिक स्थिति से आगे बंधा हुआ था, ठीक है। यानी कि बहादुर जो था वो गरीबी के कारण उसकी आर्थिक स्थिति इतना खराब थी कि उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता था, किंतु अपनी विश्वसनीयता और सच्चाई ईमानदारी के बल पर लेखक को अनुभव कराने पर विवश कर देता है कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात कहने पर मजबूर है, ठीक है। देखिए वो, लेकिन वो सच्चाई और ईमानदारी के बल पर इतना मेहनत करता है कि लेखक उस पर विवश हो जाता है कि यह कहने में कि ये छोटा मुंह और बड़ी बात, और बहुत अच्छे उसके मतलब ज्ञान भी था, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना था इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पीडीएफ आपको डायरेक्ट उसको भेज दे देंगे, ठीक है। या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा जिसमें आप मैसेज करेंगे तो उसको इसके साथ साथ और भी बहुत सारा आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक पहले क्लास को कर लेते हैं, उसके बाद आप अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, मात्र आपसे 10 मिनट लेंगे, ज़्यादा समय नहीं, ठीक है। तो आप लोग 10 मिनट कहीं ना जाइएगा। देखिए बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ठीक है। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठक के आधार पर दें, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे है कि एक तो आपसे पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां का परिचय दें, उसका भी आंसर आप इसी से लिख सकते हैं। और दूसरा बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां का शहनाई, इसका विवरण दें। तो ये दोनों का आंसर एक ही होगा। देखिए कहता है कि बिस्मिल्लाह खां एक महान शहनाई वादक थे, यानी महान शहनाई बजाने वाले थे। उन्होंने शहनाई का प्रसिद्ध शहनाई वादक माना जाता है, ठीक है। उन्हें शहनाई का प्रसिद्ध शहनाई वादक यानी बजाने वाला माना जाता है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई होता है, ठीक है। एक आंसर आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन का आंसर हो गया, ओके, ये वाला का। अब देखिए इसके बाद शहनाई का तात्पर्य उसका हाथ, और हाथ का मतलब उनकी फूंक, ठीक है। शहनाई का मतलब क्या है, उसका हाथ, और उसका हाथ का मतलब उसकी फूंक। और शहनाई की जादू आवाज़ लोगों को इस प्रकार सम्मोहित कर देती थी कि लोग प्रसन्नता से झूम उठते थे, ठीक है। इनकी शहनाई के बारे में आपको लिखना है उसके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फिर कहता है कि शहनाई में 7 सुरों का संगम भरा है, उसमें सही ताल और राग हैं। शहनाई में परवरदिगार, ठीक है, यहाँ पे आपका परवरदिगार और गंगा मैया तथा गुरु की शिक्षा थी। क्या था उसकी शहनाई में, तो 7 सुरों का सरगम भरा था और सही ताल भी था, राग था। शहनाई में जो परवरदिगार होते हैं और गंगा मैया का तथा गुरु की शिक्षा भी थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। फिर कहता है उन्होंने अपनी शहनाई से छोटे छोटे सुर का करतब शुरू किया। पहले वो छोटे छोटे सुर पे बजाते थे, ठीक है, शुरू किया। फिर उन्हें उनकी शहनाई और अधिक सुरीली होने शुरू हो गई, और फिर बजाते बजाते उसका जो शहनाई है और भी सुरीली होने लगी। उनकी फूंक में अजान की तारिश उतरनी चली गई, ठीक है। अजान की तासीर शायद मिसमैच है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। अजान की तासीर उतरने चली गई और देखते देखते शहनाई
डेढ़ शतक से 7 से 2 शतक तक जा बने और साजों की कतार में सरताज का बन गई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक नहीं भी लिखेगा तो आपका चलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि अतः एक महान कलाकार के सारे गुण उनमें विद्वान थे। भारत रत्न शहनाई वादक उत्पादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में ही हुआ था। देखिए यहाँ से आपका पूछेगा कि जो कि बिस्मिल्लाह खां जी है उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमरांव में हुआ था। ठीक है, इसके परदादा उत्साह सलार, इसका परदादा का भी नाम हो सकता है कि उत्साद सलार हुसैन खां, ये भी डुमरांव के ही निवासी थे। शहनाई और डुमरांव का एक दूसरे के साथ संबंध भी था। ठीक है, और आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि डुमरांव और शहनाई के साथ क्या संबंध है, तो आप इसका परदादा के बारे में और इसके बारे में लिख दीजिएगा, आपको वो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आप लोग एक बार वीडियो को रोक लीजिएगा, अपने से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी पढ़ लीजिएगा अच्छा से, तो आपको हो जाएगा कवर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर। मनुष्य जो है वो किस ओर जा रहा है, जानवरों की ओर जा रहा है या फिर मनुष्य की ओर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, लेखक का मानना है कि नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है। ठीक है, जो मनुष्य में नाखून पड़ता है, हम लोग को नाखून बढ़ता है, वो किसका निशानी है, तो पशुओं की निशानी है। और नाखून काटना मानवता की निशानी है। ठीक है, यानी नाखून काटना क्या है, मानव का कर्तव्य है। किंतु आश्चर्य है कि जब मनुष्यता की रक्षा के लिए मनुष्य नाखून काटते हैं, यानी कि मनुष्यता की रक्षा के लिए नाखून जब काटते हैं, तब इतना मारक अस्त्र निर्माण वह क्यों करता है। ठीक है, मानवता की रक्षा के लिए वो नाखून काटते हैं। ठीक है, क्यों हम मतलब इसलिए नाखून काटते हैं क्योंकि हम पशु नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतना हथियार को क्यों निर्माण करते हैं, अस्त्र शस्त्र क्यों बनाते हैं। अस्त्र शस्त्र भी तो नाखून की तरह पशुता की ही निशानी है। पहले हम लोग जब जानवर थे, जंगल में रहते थे, मतलब रहा करते थे हमारे पूर्वज जंगलों में, जो मतलब कुछ को बोलने भी नहीं आता, आप लोग वीडियो देखे होंगे, झींगा लाला हुर हुर करता है। ठीक है, तो ये सब जो आपका है ना, तो क्या था, तो उस समय वो लोग अस्त्र यूज करते थे, भाला कुल्हाड़ी ये सब। तो आज हम लोग क्यों अस्त्र को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही इसमें लेखक कहना चाहते हैं। तो इसीलिए लेखक का जो प्रश्न है वो उचित है, और लेखक अस्त्रों को बढ़ते प्रयोग को देखकर प्रश्न पूछता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर कहता है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए। देखिए भारत के जो यूरोपीय और देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न समझिए, भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में लेखक ने क्या क्या प्रमाण दिए थे। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ से, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय में भारत तथा सीरिया और फिलिस्तीनी के माध्यम आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। ठीक है, जो भारत और यूरोप के बीच संबंध जो व्यापारिक का था वो कब से, तो सोलोमन के समय से ही चल रहा था। ठीक है, साथ ही संस्कृत शब्द के आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। हाँ देखिए, साथ में क्या, जब व्यापार करता है तो लोग संस्कृति भी वहाँ का सीखता है, कुछ भाषा भी सीखता है। और जैसे हाथी के दांत, बंदर और मोर और चंदन आदि, जो चंदन की लकड़ी होता है आदि, इन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबल में भी कही गई है। जो कि मतलब हाथी का दांत हुआ, बंदर हो गया, मोर हो गया, और चंदन की जो लकड़ी है वो क्या है, तो इसका निर्यात के बाद बाइबल में भी कहा गया है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाइबल क्या है, तो आप कहेंगे क्या ईसाई धर्म का जो महाग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बाइबल को। तो देखिए यहाँ कहता कि वे भी भारत के सिवा किसी अन्य देशों में उपलब्ध नहीं था। जो आपका ये था क्या, मतलब जो हाथी का दांत हुआ, बंदर और मोर, ये सब कहाँ पे, तो हमारे भारत के अलावा किसी अन्य देशों में नहीं पाया जाता था। ठीक है, इसके प्रमाण दिए हैं लेखक ने। ठीक है, देखिए फिर कहता है कि शाहनामा के जो रचनाकार हैं, रचनाकाल 10वीं-11वीं शताब्दी में हुआ था। शाहनामा का जो रचनाकाल कब हुआ था, 10वीं-11वीं सदी में हुआ था। यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, और उसमें भी शाहनामा में भी यूरोप के व्यापारिक संबंध में ही लिखा गया है शाहनामा में। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। इसमें यही कह रहा था कि भारत और यूरोप के बीच संबंध, जो व्यापारिक जो संबंध था पहले, उसमें लेखक ने क्या क्या यानी कि
प्रमाण दिए थे। ठीक है, तो प्रमाण यही है कि उस समय ये हाथी का दांत हुआ, बंदर और मोर, ये सब वगैरह सिर्फ भारत में ही पाया जाता था और ये वहाँ का जाता था, यानी कि इसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आपका 5 नंबर है और लास्ट प्रश्न है। देखिए कहता है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पांचों प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जाति प्रथा जो है हमारे यहाँ पे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, वो कैसे है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। देखिए आंसर कहता है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। पैसे मानना जो आप रोजगार करते हैं, काम धंधा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए तो जैसे जो बनिया है तो वो क्या करेंगे, तो वो मतलब अनाज ही बेचेंगे, चावल गेहूँ यही सभी बेचेंगे। जो शाह है वो यानी कि हलवाई का ही काम करेंगे। यानी क्या है, तो जाति के आधार पे उसका पैसा को बांध दिया गया है। ठीक है, आप लोग गौर करके देखिएगा अपने गांव में जो जिस कास्ट में ना उसी कास्ट के लोग एक ही काम करेंगे सबको। ठीक है, देखिए उससे क्या होता है, उससे कोई भी अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। और पहले, अभी तो आप चुन सकते हैं, लेकिन पहले क्या था कि आप जिस जात के हैं, बनिया हैं, तो आप चावल ही बेचेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, आपको वही करना है, दूसरे आप नहीं चुन सकते हैं, भले ही वह उस पेशे में प्रगति क्यों ना हो। ठीक है, प्रागत क्यों ना हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी असंक्रमत परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है। मान लीजिए आप कोई छोटा मोटा काम करें, आपका पूर्वज कर रहे हैं, ठीक है, करते चले आ रहे हैं, कोई दुकान चलाते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं ना छोटे, जो आप लोग मानते होंगे छोटे कास्ट के, जो चमड़ा का काम करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका बच्चा भी चमड़े का काम करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका उसका क्या मतलब, इसका स्थिति के साथ उसको बदलना चाहिए पेशा को। ठीक है ना, वही इसमें बताया गया है। लेकिन जब जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, और जाति प्रथा में पैसा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, अपना काम नहीं बदल सकते हैं। जो आपका पिताजी काम कर रहे हैं, आपका दादा काम करे थे, आपका परदादा काम करे थे, आप भी वही काम करें, ये जाति का नियम है। ठीक है, तो यही आप इसमें बताया गया है। देखिए और कहता है क्या कि भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, जाति प्रथा जो बेरोजगारी का किस प्रकार कारण है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी का क्वेश्चन लेके। आप लोग आज के लिए इतना ही। ठीक है, एसएसटी में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपका